हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं अपने नए चैप्टर को पढ़ने जाएं जिसका नाम है डिस्पर्जन। ठीक है। अब दोस्तों, डिस्पर्जन जो चैप्टर आपका बचा हुआ है, आई थिंक डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और टाइम सीरीज आपका बचा हुआ है। ठीक है ना। तो इन तीनों को हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे एंड आपको ये नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा जैसे कि आप इसको पढ़ सको। ठीक है ना। सबके ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा इंडेक्स नंबर का। मैंने इंडेक्स नंबर आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अगर कोई इसको ध्यान से देखे तो वो इंडेक्स नंबर के सारे चीज़ों को कर पाएगा। थ्योरी तो एटलीस्ट पूरा कर ही पाएगा। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि थ्योरी भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो हम लोग कम से कम थ्योरी तो पूरा कंप्लीट कर सके। आप पूछ दिया व्हाट इज डिस्पर्जन एक नंबर में, तो अगर आप वो भी नहीं लिख पाओगे तो क्या ही फायदा पढ़ने का, है कि नहीं। तो डिस्पर्जन पूछ देगा, कोरिलेशन पूछ देगा एक नंबर में, व्हाट इज इंडेक्स नंबर पूछ देगा एक नंबर में, दो नंबर में, तो क्या लिखोगे। तो मैंने वो आपको बता दिया है। अब दोस्तों, इन दी प्रीसीडिंग चैप्टर वी हैव सीन दैट एवरेज, हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा। अब मीन मीडियन मोड का तो आपको पता ही है। कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल सीरीज नंबर, जब किसी कुछ नंबर की बात होती है, जैसे मान लो 2, 10, 15, तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड काम कर जाता है। देयर इज नो डाउट दैट एवरेज सिंप्लीफाई डेटा, जो एवरेज होता है जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया या मोड हो गया, ये डेटा को आसान कर देता है। हाउ एवर दे डू नॉट गिव द होल पिक्चर ऑफ डेटा, बट ये हमको सब कुछ नहीं बता पाता डेटा के बारे में। बस मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, बस। और हमको ये कुछ भी नहीं बता पाता। देयर एग्जिस्ट में बी सम डिस्ट्रीब्यूशन होज एवरेज आर सेम बट विच में डिफाई, कभी कभी ऐसा होता है डेटा सेम होता है बट उनका मतलब अलग होता है। ठीक है ना। कभी कभी चीजें सेम जैसी लगती हैं बट चीजें मतलब उनका होता है अलग। तो देखते हैं यहाँ पे, ये आपको एक एग्जांपल दिया है। देखो, पहले माइंड में अपने क्लियर करो कि डिस्पर्जन चैप्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। जब तक चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ये है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, ये 5 टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड। 3 डेटा है। सबका अगर मीन निकाला गया तो 40 आया हुआ है, देख लो सबका मीन 40 आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले टेस्ट में एक्स का जो है 40 40 40 40 40, टोटल मार्क्स 200, तो मीन 40 आ गया। यहाँ पे 45 36 40 35 44, तो यहाँ पे भी आपका मीन 40 आ गया। और यहाँ पे देखो कम है ज्यादा हुआ तो मीन 40 आ गया। कहने का मतलब है डेटा अलग अलग है बट मीन 40 आया है। तो जब मीन निकाले तो मीन से हमको ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। इन द गिवन एग्जांपल, मीन मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज सेम एट 40, सबका मीन 40 आया। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इट कैन बी सेड स्टेटस ऑफ ऑल द 3 स्टूडेंट इज यूनिफॉर्म। तो मतलब कि अगर 3 बच्चे हैं, ये एक्स है वाई जेड, भैया एक्स कोई बच्चा है, वाई कोई बच्चा, जेड कोई बच्चा है, तीनों बच्चे मार्क्स पाए हैं अपने, तो क्या तीनों बच्चे सेम होंगे। तीनों बच्चे सेम नहीं हो सकते ना। तो मीन मीडियन मोड हमको ये नहीं बता पाता, बट ऑल दिस 3 स्टूडेंट डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी, तीनों अलग हैं। ये जो जेड वाला बच्चा है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो इंप्रूव कर रहा है, और एक्स वाला बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा, वो जहां पे था वैसे ही है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया मीन से हमको कभी भी चीजें पता नहीं चल पाती हैं। इन दिस केस वी कैन से दैट इवन व्हेन द एवरेज आर सेम द स्टूडेंट डिफाई, एवरेज भले सेम है बट स्टूडेंट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आइटम। हैंस एवरेज आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब कि एवरेज मतलब कि मीन मीडियन मोड से हमको डेटा का सब कुछ पता नहीं चल पाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको और समझना पड़ता है। तो अब हमको क्या जरूरत है, सो इट इज नेसेसरी to define some additional summary of measures of adequacy represent the characteristics of distribution। तो हमको डेटा को अच्छे से समझने के लिए एक एडिशनल चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हमें बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो अब आपको ये समझ में आ गया, जब डेटा को हमको और गहराई से पढ़ना पड़ता है कि भैया इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो उसके लिए डिस्पर्जन चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डेटा बिखरा हुआ था, ठीक है ना, तो ये चीजें हमको समझ में नहीं आई थी, अभी समझ में आने लगेंगे आपको चीजें धीमे धीमे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है मीनिंग, ये मीनिंग आपको याद करनी है। द ये मतलब सिंपल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन इज स्कैटर्डनेस। दोस्तों स्कैटर्डनेस का मतलब होता है बिखरा हुआ, जब कोई चीज बिखरी हुई होती है ना तो उसको स्कैटर्डनेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर सिंपल मीनिंग बात की जाए डिस्पर्जन की, डिस्पर्ज मतलब बिखरा हुआ है कोई चीज। वी स्टडी डिस्पर्जन टू हैव एन आइडिया अबाउट होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी, कि डेटा कितना एक जैसा है कितना अलग अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा कितना एक जैसा है और कितना अलग अलग है, इसको पढ़ने के लिए अच्छे से हम लोग डिस्पर्जन चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है ना। ओके, ये समझ में आपको आ गया। एंड कॉम्पैक्टनेस और द स्कैटर्डनेस और द डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा कितना एक जैसा है, कि देखो होमोजेनिटी मतलब होता है एक जैसा, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है अलग अलग भैया जब डेटा डिफरेंट होता है, और कॉम्पैक्ट में कितना कॉम्पैक्ट है, और स्कैटर्डनेस कितना बिखरा हुआ है। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमको डिस्पर्जन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मीन मीडियन मोड हमारे काम नहीं आता। डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द वैल्यू, हमको ये बताता है कि एक डेटा दूसरे डेटा से कितना डिफरेंट है, अलग क्यों है, ये हमको बताता है डिस्पर्जन। ठीक है ना। इट इंडिकेट लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी
इन द साइज ऑफ आइटम, कि भैया डेटा एक दूसरे से अलग क्यों है, डिस्पर्स क्यों है, बिखरा हुआ क्यों है, ये हमको बताता है डिस्पर्जन। तो होप कि आपको मीनिंग हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। एक डेफिनेशन भी याद करिए ना, ठीक है। डिस्पर्जन इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम, ये भी याद कर सकते हो, चाहो तो नीचे याद करियो। इट इज क्लियर दैट डिस्पर्जन मींस स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यू इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जब कोई डेटा दिया होता है तो उस डेटा में जो वैल्यू, मतलब जो डेटा दिया हुआ है वो कितना बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, इसी को पता करने के हम लोग डिस्पर्जन चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों डिस्पर्जन जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट होता है या तो रिलेटिव होता है। अब एग्जाम में अगर डिस्पर्जन लिखोगे तो डिस्पर्जन की मीनिंग के साथ में कुछ और भी तो लिखना पड़ेगा ना, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मेजर। जब चीजों को हम लोग एग्जैक्ट पढ़ते हैं, जो चीज जैसी उसको वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट, जब चीजों को हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्पर्जन ऑफ स्याही अबाउट द एवरेज इज मेजर्ड इन यूपीज। भैया जब किसी को हम लोग स्याही पे करेंगे तो हमेशा यूपीज में ही पे करेंगे ना, पैसे में ही पे करेंगे, तो ये एग्जैक्ट चीजें हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर आई एक्सप्रेस इन कॉन्क्रीट यूनिट, मतलब एग्जैक्ट चीजें होती हैं, इसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते। दैट इज यूनिट इन टाइम ऑफ डेटा हैज बीन एक्सप्रेस्ड और नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग दी वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन विच आई एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहने का मतलब है कि जब चीजें एग्जैक्ट होती हैं, मतलब एब्सोल्यूट होती हैं, जिस ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। अब होता है रिलेटिव मेजर, ये क्या होता है, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेशियो। जब हम लोग किसी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में या फिर रेशियो के फॉर्म में, ये उतना किसके अनुपात में है, ये उससे कितना कंपैरिजन में है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर, ठीक है ना, ओके। रिलेटिव मेजर इज समटाइम नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं इसको। कोफिशिएंट का मतलब होता है प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट में चीजें एग्जैक्ट होंगी, कॉन्क्रीट होंगी, और रिलेटिव के अंदर चीजें एग्जैक्ट नहीं होती हैं, परसेंटेज के फॉर्म में होती हैं या फिर रेशियो के फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना, ओके। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग डिस्पर्जन क्यों कहते हैं, क्या होता है हमारा उद्देश्य, क्यों पढ़ते हैं, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, कि जो हमारा एवरेज है, जो हमारा डेटा है वो कितना भरोसेमंद है। बस इतना याद रखो कि जो हमारा डेटा है वो कितना भरोसेमंद है, रिलायबिलिटी मतलब कितना हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर चीजों के ऊपर जितना भरोसा करोगे उतना ही चीजें अच्छी होंगी। टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई दो डेटा है तो दोनों के बीच में वेरिएबिलिटी चेंजेस क्यों आया है, डिफरेंस क्यों आया है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं इसकी मदद से। टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, उस कंट्रोल को, उस वेरिएबिलिटी जो डिफरेंस आया है डेटा को, देखो एग्जांपल के तौर पे उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पता करके उसको कंट्रोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, यहाँ पे डेटा था बच्चों का, तो भैया इसमें डिफरेंस आया, तो इस डिफरेंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि भैया ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाया है और ये बच्चा देखो आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल करने के लिए डिस्पर्जन चैप्टर मदद करता है अपने को, ठीक है ना, ओके, ये हो गया। अब टू फैसिलिटेट एंड सर्व एज अ बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फ्यूचर में अगर हमको और कोई काम करना है तो ये चैप्टर हमको हेल्प करता है, जैसे कि कोरिलेशन चैप्टर में हेल्प करता है, रिग्रेशन में हेल्प करता है, हाइपोथेसिस में, मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो एग्जाम में पूछेगा तो मीनिंग याद करना अच्छा सा, ठीक है ना, क्या होता है, ये उठा के यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है ना, ये हो गया आपका। फिर एक डेफिनेशन याद कर लेना, फिर एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट में चीजें एग्जैक्ट फॉर्म में होती हैं, हेडिंग याद कर लेना, और इसमें एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती, परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में होती हैं। ऑब्जेक्टिव में हेडिंग से याद कर लेना। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर, एक अच्छे मेजर्स की या फिर आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन की क्या क्या खासियत होती है, ठीक है ना, क्या क्या खासियत होती है, हेडिंग सीधे याद करनी है। इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, ये एग्जैक्टली डिफाइन होता है, इसका मीनिंग बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये बताने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ सीरीज, मतलब कि हम लोग डेटा, सब डेटा को ध्यान में रखते हैं। इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर मैथमेटिकल, इसमें हम लोग चाहें तो और मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट शुड बी ईस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, अगर डेटा उठाने के टाइम पे जब हमने सैम्पलिंग मेथड से डेटा उठाया होगा, अगर उस टाइम पे अगर फ्लक्चुएशन भी हुआ होगा, ऊपर नीचे हुआ होगा कुछ, तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इट शुड बी नॉट अफेक्टेड बाय मच एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, डेटा अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, कभी 50, कभी 100, कभी 5000 भी हो गया, तो हमारा इसके ऊपर दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों डिस्पर्जन चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेंज क्या होता है,
फिर पढ़ते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, फिर परसेंटाइल रेंज क्या होता है पढ़ते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ते हैं, मीन डेविएशन पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। आपको इन छयों में से पूछ देगा व्हाट इज रेंज, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, व्हाट इज परसेंटाइल। एक बार एग्जाम में तो आ ही गया था व्हाट इज रेंज, बताना पड़ता था एग्जाम में। व्हाट इज मीन डेविएशन पूछ सकता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से क्वेश्चन आपके, इनमें से अगर आएगा तो क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और रेंज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटाइल रेंज का भाई एग्जाम में ना आए, बट बाकी चीज़ें आ जाती हैं। और आपका फिर है ग्राफिक मेथड जो रेंज कर्व, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछता, बट देखे ना एक बार। अब दोस्तों रेंज क्या होता है, चलो देखते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, ये हम लोग, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरी पार्ट दोनों मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ के जा सकते हो, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है यहाँ पे कि द रेंज इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ, सबसे आसान जो होता है रेंज होता है, सबसे सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया क्या करिए यहाँ पे 9 - 3 = 6, ये हो गया रेंज। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, मतलब कि रेंज का मतलब होता है लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर दो। लार्ज कितना है 9, स्मॉल कितना है 3, 9 में से 3 को माइनस कर दो 6 आ गया, यही आपका हो गया रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। कोई दिक्कत, समझ आ गया। व्हाट इज रेंज, रेंज मींस डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम इज नोन एज रेंज। यहाँ पे फॉर्मूला रख देना, ऐसा डायग्राम बना देना, आपको नंबर मिल जाएगा। सोचो कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। पूछेगा व्हाट इज रेंज, तो रेंज मींस डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डेटा। अब ये नहीं लिखना तो आप यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे डेटा लिख देना, ठीक है ना। ओके, ये डायग्राम चपका देना, आपको नंबर हो जाएगा। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एग्जाम में कोफिशिएंट, जब भी कोई डेटा का आपको रेंज निकालने को बोलेगा कि भैया इसका रेंज निकाल दो, इसका कोफिशिएंट भी बोलेगा, इसका आपको कोफिशिएंट भी बोलेगा, ठीक है ना। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम आइटम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सट्रीम आइटम, मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर सम। दोस्तों कोफिशिएंट क्या होता है, एक रिलेटिव मेजर होता है। देखो रेंज क्या है, एक एब्सोल्यूट है, रेंज क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर है। और कोफिशिएंट क्या होता है इसका, इसका बचा हुआ है, मतलब कि जब चीजें जो बची हुई होती है ना उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर रेंज का फॉर्मूला पूछेगा तो बता देना लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का पूछेगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये है इंडिविजुअल सीरीज, क्या है इंडिविजुअल सीरीज, तो पता ही आपको क्या होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला पता अपने को, बोल जाए कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। भैया रेंज भी निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। वैल्यू दिया है 87 92 47 58 87 62 73 73 61 दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज बेटर टू फर्स्ट अरेंज, भैया पहले इसको अरेंज करियो। अरेंज मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में कहियो, क्योंकि चीजें आसान हो जाती हैं। तो 47 58 61 73 87 87 92, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेटा को प्रॉपर अरेंज कर दिया, ठीक है ना। चीजों को एकदम क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 73 एक ही 2 बार यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है 92, स्मॉलेस्ट कितना है 47, तो रेंज कितना आ गया 45 आ गया। कितना आसान है, कुछ करने नहीं है। अब कोफिशिएंट अगर निकालना है, अगर कोफिशिएंट निकालना है तो भाई कितना आसान है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 92 - 47, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट जोड़ दो, कर दो, डिवाइड कर दो, 0.32 आ जाएगा। मतलब कोफिशिएंट भी आ गया और रेंज भी आ गया। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो एग्जाम में कई हो गया अब एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों ये आप था इंडिविजुअल सीरीज का था, ये कैसा था, इंडिविजुअल सीरीज का था। अब भैया हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ, चाहो तो करना कर लो। अब आपका डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी दिया होता है, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एफ, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो फ्रीक्वेंसी दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, अब देखो अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है सबसे ज्यादा, देखो। अब देखो यहाँ पे चेक करो, लार्जेस्ट क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स में से उठाएंगे, किस में से उठाएंगे, एक्स में से उठाएंगे। और स्मॉलेस्ट कितना, देखो स्मॉलेस्ट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, एक्स में से उठाएंगे, देख लो, देखा है ना, इसी में से उठाएंगे भाई साहब, देख लो, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है। तो x माइनस 10 - 3 कितना आ गया 7 आ गया, रेंज कितना आपका आ गया 7 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए 10 - 3 बस कहिए ना, कोफिशिएंट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो चाहे फ्रीक्वेंसी वाला दिया हो चाहे वो वाला दिया हो, तो आराम से कहिएंगे, रेंज तो दोनों में कहिएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब अगर कॉन्टिन्यूस में दिया जाए तो दो तरीके होते हैं, बट हम लोग एक ही तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया होता है, ये तो पता ही है अपने को। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर
सबसे पहले रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज बाय फर्स्ट मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड भी दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड देखो, सबसे पहले लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे लार्जेस्ट कितना आपको दिखाई देगा, तो लार्जेस्ट यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इसका उठाओगे 70, उठाइए हमने 70, ठीक है ना। और आपका स्मॉलेस्ट कितना है 10, उठाइए, कितना आ गया रेंज आपका 60 आ गया। बस नीचे जो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दोगे, ये भी आपका आ जाएगा। बस दूसरे मेथड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने रेंज पाया इंडिविजुअल के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर और कॉन्टिन्यूअस के अंदर रेंज होता है क्या, हमने वो भी देख लिया। होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा रेंज क्या होता है। तो देखो भैया, अपना एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया रेंज, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी भी पढ़े ना अच्छे से, ठीक है ना, इसका थ्योरी भी पढ़े ना, और इसके क्वेश्चन को भी देखे ना, बहुत आसान है। फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट का, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है ना। ओके, ये भी हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है चलो। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन और भी दिया गया है, यहाँ पे ना आपको और क्वेश्चन दिया गया करने के लिए। यहाँ पे देखो तीनों एक साथ दे दिया है, इंडिविजुअल सीरीज का साथ में दे दिया है, ठीक है ना, डिस्क्रीट का कॉन्टिन्यूअस, तीनों साथ में दे दिया है यहाँ पे। तो आप तीनों देखो साथ में देख के कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो देख के कर लेना, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अभी दिया मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रेंज, भैया कितना अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, सिंपल होता है भाई साहब। रिजिडिटी डिफाइन, मतलब कि ये चीजें डिफाइन होती है, बदलती नहीं, एक बार डिफाइन हो गई तो डिफाइन रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। ब्रॉड पिक्चर ऑफ डेटा, डेटा हमको और गहराई से दिखता है, मतलब चीजों को हम लोग और अच्छे से समझ पाते हैं, ये हो गया इसका मेरिट, ठीक है। हेडिंग सीख दोगे तो भी काम हो जाएगा। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्व आइटम, मतलब कि सब डेटा को हम लोग, अब यहाँ पे रेंज में होता क्या है, हमें उठाते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, बीच का गया, बीच का छोड़ दिए, तो नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सब पे बेस्ड नहीं होता है। अनस्टेबल मेजरमेंट, भैया ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल, क्योंकि हम लोग हर चीज को कंसिडर नहीं करते। प्रॉब्लम इन ओपन एंडेड सीरीज, जब डेटा तुमको ऐसे दिया हो लेस देन 10 और 20, फिर मोर देन वाला दिया हो डेटा, जब ऐसे दिया होगा तब ये काम नहीं करेगा। नॉट सुटेबल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तब ये कोई काम का ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो कोई काम की नहीं होती है ना, हमने जब देखा था फ्रीक्वेंसी में कोई काम की आई थी, कुछ किया भी नहीं हमने उसका। नो नॉलेज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सीरीज, ठीक है ना, हमको किसी भी सीरीज का फॉर्मेशन नहीं होता कि, मतलब कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, काम तो हमारा उसी से हो जाता है, हमको नीचे वाले आइटम में कोई जरूरत नहीं पड़ता। एक तो और चाहो तो ये क्यों क्या बोलते, ये क्यों कि इसमें लिख सकते हो यूजियस, इसमें क्या सकते हो यूजियस लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों यूजेस ऑफ रेंज, यूजेस भी सकते हो, यूजफुल मेजर टू स्टडी फ्लक्चुएशन, अगर डेटा फ्लक्चुएट करता है, घटता है बढ़ता है, उसमें ये काम का है। डे टू डे हमारी जिंदगी के, ये डे टू लाइफ में बहुत काम का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाई परचेजिंग गारमेंट्स, हम लोग वी जनरली आज शॉपकीपर अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस तो पूछते हैं, ठीक है, ये काम का है। क्वालिटी कंट्रोल, भैया क्वालिटी कंट्रोल कैसी होती है, भैया ये मैक्सिमम, गंगा जी जब बहती, हमारे हम लोग बनारस में आते हैं, गंगा जी जब बहती है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट होती है, जैसे गंगा जी मैक्सिमम लिमिट को टच करती है मतलब डेंजर, तो भैया किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए रेंज क्या आता है, काम आता है, ठीक है ना, ये भी काम आ गया। वेदर फॉरकास्ट, भैया वेदर, पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, क्या होगा, तूफान आएगा क्या होगा, ये सब रेंज की मदद से हम लोग पढ़ पाते हैं। तो रेंज का आपने थ्योरी, मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन सब पढ़ाया, आपको अच्छे से रेंज आ जाएगा, कोई दिक्कत, हेडिंग हेडिंग केवल करना है, कुछ नहीं करना। पता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब थोड़ा तो चीजें आगे टेक्निकल होती जाएंगी, आसान नहीं है उतना, ठीक है ना। रेंज तो आप कही होगे आप, ठीक है ना। अब रेंज अगर चाहो तो इंटर क्वार्टाइल को छोड़ भी सकते हो, बट रेंज कर सकते हो, ठीक है ना, रेंज कर लोगे ना, रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज हो जाएगा। अब आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब रेंज, अब देखो क्या, अब जब भी कोई आगे चीज हम लोग पढ़ते हैं तो पीछे की हमेशा बुराई करते हैं। रेंज इज अ क्रूड मेजर ऑफ, बिकॉज रेंज मतलब क्रूड मतलब होता है कच्चा, मतलब कि कोई चीज को करने का कच्चा तरीका, बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली टू एक्सट्रीम वैल्यू, ये केवल दो चीज को लेता है, लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट को, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑन द रेंज कैन बी अवॉइडेड, तो भैया अगर कोई डेटा बीच में बहुत भड़किया डेटा है, उसको ये ध्यान में नहीं देता, तो उसके ये बनाया गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज, बनाया दूसरा बनाया गया है, मतलब उसकी कमियों को पूरा करने के लिए दूसरा मेथड बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, क्या होता है, अब तुम कहोगे Q3 क्या होता है, देखो अगर कोई भी नंबर है तो कोई नंबर 25%, 25% तो 50% हो जाएगा, 25% 75%, 25% 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 25% होता है उसको क्या बोलते हैं, Q1 बोलते हैं, जो 50% होता है उसको Q2 बोलते हैं, जो 75% होता है उसको क्या बोलते हैं, Q3 बोलते हैं, समझ में आ गया। तो अगर Q3 में से, मतलब 75% में से माइनस 25% कर देते हैं, तो Q3 माइनस Q1, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। ये 25 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50% हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75%, यहाँ कितना हो जाएगा 100%, यहाँ कितना हो जाएगा 25%। तो Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या बोलते हैं
इंटर क्वार्टाइल रेंज। तुमको एक चीज बता दें हम कि यहाँ पे, ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग, समझ आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ आ गया। अब इंटर क्वार्टाइल के बाद में एक ठो और होता है जिसको बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं? सेमी। तो भैया हमने पहले हमने पढ़ा रेंज पढ़ा, फिर हम इंटर क्वार्टाइल क्या पढ़ा है, रेंज पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है, सेमी क्वार्टाइल रेंज पढ़ने जा रहे हैं, इसी के अंदर है। तो सेमी इसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर पढ़ते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज द हाफ ऑफ, अब फॉर्मूला सीधे आते हैं, फॉर्मूला सीधे देख लो, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, कुछ नहीं करना है, बस नीचे क्या कर देना है, 2 लगा देना है, नीचे क्या कर देना है, 2 लगा देना है। तो इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर एग्जाम में आपसे बोल दे भैया इंटर क्वार्टाइल निकालना है तो क्या करना है, Q3 माइनस Q1/2 कर देना है। और इसका कोफिशिएंट, जैसे हमने जब रेंज पढ़ा था, रेंज का हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट पढ़ा था, तो इसका भी कोफिशिएंट होगा, ये बीच में देखो एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो इसको आप एक्स्ट्रा की तरह रखो, इसको एड ऑन कर लो कि भैया अगर क्वार्टाइल, सॉरी आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलता है तो Q3 माइनस Q1/2। अब अगर कोफिशिएंट बोलता है तो वो देखो Q3 माइनस Q1 वही उसी तरह है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस, है ना, बस यहाँ पे क्या है, Q3 माइनस Q1 था ही, बस Q3 प्लस Q1 करोगे तो कोफिशिएंट में इसका निकल जाएगा, कुछ बुद्धि जगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, चलो, और यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज फॉर्मूला पता है Q3 माइनस Q1 और Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अगर इंटर सेमी इंटर क्वार्टाइल बोले तो क्या बोले, Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, चलो याद हो गया। अब ये डेटा दिया हुआ अपने को, डेटा को पहिए या तो अरेंज करो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, हमने अरेंज कर दिया, यहाँ पे बस लिख दिया है केवल नंबर निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे आ गया पूरा। अब फॉर्मूला है Q1 निकालना पड़ेगा अपने को, पहिए Q1 निकालना है, क्या निकालना है, Q1। तो Q1 निकालने के लिए, Q1 निकालने के n+1/4, n+1/4, क्योंकि याद है ना 25%, 25%, 25%, 25%, समझ आ गया। ठीक है, तो Q1 निकालने के n+1/4, ठीक है ना, तो n कितना है 7, 7+1/4 कितना आ गया, सेकंड आइटम। अब सेकंड आइटम पे कितना है, कितना है जी, समझ आ गया जी। अब Q3 निकालने की ये n+1/4, साइज ऑफ थर्ड, अब यहाँ पे साइज ऑफ थर्ड रखेंगे, क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, क्योंकि थर्ड निकाले है ना, थर्ड निकाले तो यहाँ पे क्या रखेंगे, थर्ड, n+1/4, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 7+1/4। तो अब देखो, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जी, 7+1 हो जाएगा 8, 8/4, 4 2 जा, और देखो कैसे करेंगे इसको, बाहर साइन में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 7+1 करिए 8 हो गया, 8/4 करिए, 8 बाई कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 2 जा हो गया, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6, 250 आ गया। तो ये देखो भाई साहब 250, Q3 Q1 निकालिए, बस अब क्या करना है, जय श्री राम, हो गया अपना यहाँ पे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आने के चांसेस है तो कर लोगे, नहीं आ पाएगा तो नहीं कर पाओगे, ये भी आपको आएगी आप तो, लेकिन ये इंडिविजुअल सीरीज का है अभी केवल, ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, लोग भूल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट अगर निकालने को बोल दे, कोफिशिएंट में, अब इसका क्वार्टाइल बोले चाहे कोफिशिएंट बोले, क्वार्टाइल के ये था फॉर्मूला, और कोफिशिएंट के ये था, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है भाई साहब, देखो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया होता है, ये है आपका, देखो फ्रीक्वेंसी हमें से कम होता है, तो ये है x और ये है f, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करिए ना, फ्रीक्वेंसी का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए ना, क्या निकालिए ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 में क्या बोलते हैं, 25 में यहाँ पे जोड़ दोगे 25 प्लस 21 तो आ जाएगा ऐसे, फिर क्या बोलते हैं 46 प्लस 28 तो आ जाएगा, समझ आ गया ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब भाई हमको Q1 और Q2 चाहिए, Q1 और क्या चाहिए, Q2 चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ना, डेटा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अच्छे से देखो, ओके, यहाँ पे एक चीज, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो अरेंज नहीं किया डेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब n+1/4, n+1/4, ये Q1 निकालना है, तो n पे कितना है यहाँ पे देखो, कितना आ जाएगा ये, इसको जोड़ोगे ना, समेशन ऑफ एफ कोई, समेशन ऑफ एफ कोई क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, एन कितना आ गया, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 199, क्योंकि इसका सम ही होता है, तो 199 प्लस अपॉन 4, तो 100/4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ जी, कोई दिक्कत, अरे 199 है ना यार, यहाँ पे यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, 100 नहीं 199 है, इसे ये क्या बोलते हैं, अगर 100 को कहेंगे तो भैया 25 आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे 200 है, कितना है 199 प्लस 1, तो 200 है, 200/4, तब तो 4 5 या 20 50 पे आएगा आइटम ना, हम लोग 100 समझ रहे थे। ठीक है, अब Q1 अब कितना आ गया 50 आइटम, 50 आइटम देखो भाई कहाँ पे आएगा, 50 आइटम 50 आइटम 50 इसमें आएगा, किस में आएगा, रुक जाओ देखते हैं भाई, 50 आइटम 94 इसमें आएगा,
74 में आएगा, ठीक है ना। मतलब इसका अब देखो कितना आ जाएगा, इसका एक्स कितना है 157। आगे देखते हैं, हमने पहले किया भी हुआ पीछे, ये देखो। अब ऐसे ही क्यू3 निकालेंगे, क्यू3 निकालने के आगे 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बस 200/4 50 आएगा, 50 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे 150 हो जाएगा। 150 किस में आएगा भाई साहब, 150 आ जाएगा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा 165 आ गया। बस Q3 माइनस Q1 आंसर आ गया। क्वार्टाइल भी निकाल लो, कोफिशिएंट भी निकाल लो, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, बस एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन अपने को आराम से आ जाएगा, बिल्कुल भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब कॉन्टिन्यूअस चीज के अंदर पता है कि अपने को क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, क्लास इंटरवल दिया होता है। क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी तो होता है, ये क्लास इंटरवल होता है, ठीक है ना। अब दिया हुआ है तो यहाँ पे चलो हम लोग क्या करते हैं, साइज दिया हुआ है अपने को, ठीक है, यहाँ पे साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है। और फ्रीक्वेंसी को इसको एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन 100 है ये, देखो बराबर है ना, हमारे सामने बराबर होता है ये, ठीक है। फॉर्मूला निकालना है। अब देखो यहाँ पे जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो सीधे n/4 करते हैं, क्या करते हैं, क्या n+1/4 नहीं करते हैं, ठीक है ना, n/4 करते हैं Q1 निकालने के लिए। तो 100/4 कितना हो गया, 25 आइटम। 25 किस में आया बताओ, अब देखो 25 आइटम Q1 याइज इन द, अब देखो 25 आइटम, रुक जाओ, 25 क्या बोलते हैं तुम्हारा किस में आएगा, हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। तो 10 और 15, तो इसका मतलब जो इसका Q1 जिसमें आया है वो क्या इंटरवल कौन सा है, 10-15 वाला क्या इंटरवल है, कौन सा है, 10-15 वाला, थोड़ा सा कठिन है ये, 10-15 क्या इंटरवल है। अब फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये है, फॉर्मूला बेसिकली ये है, इसमें थोड़ा सा कठिन है, चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो आप, पर मैं आपको बता दो देता हूँ वैसे। अब Q1 = L1, तो भैया इसका L1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, n/4 तो पता ही है 25 हो जाएगा, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भाई साहब हमेशा ऊपर आ जाते हैं, किसको देते हैं, ऊपर आ जाते हैं, याद है ना, ऊपर आ जाते हैं, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर नीचे कितना बोया है, एफ बोया है, फ्रीक्वेंसी 15 हमने ऐड किया था भाई साहब, फ्रीक्वेंसी हमने कितना ऐड किया था, एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी तो सामने ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम सामने आ जाते हैं ना, फॉर्मूले में ऐड कर दिया, इनटू भैया आई डिफरेंस कितना है दोनों का, भैया ये इन दोनों डिफरेंस कितना है 5 का है, आंसर आ गया अपना। Q1 ऐसे निकालेंगे, Q3 देखियो बस यहाँ पे 3n हो जाएगा, n बाहर नहीं होगा अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चीज में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो Q3 में 3n हमने कर दिया, यहाँ पे 3n मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 × 4 अपॉन 100 × 3/4, तो भैया 300/4, तो 75 आइटम आ गए, वैसे उसका भी निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, भैया जब आ जाएगा अपना तो क्या कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है ना। Q3 इतना आया था और Q1 इतना आया था, माइनस करके देखो Q1 इतना आया और Q3 इतना आया, माइनस कर दिए, क्वार्टाइल भी कोफिशिएंट में निकाल दिए, सेम उसी प्रोसीजर निकालना आपको। अब भैया इसके फायदे डिमेरिट क्या है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल है भाई, कठिन तो नहीं है। इट इन दिस मेजर एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट, चाहे डेटा कितना बड़ा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफाइन है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द वेरिएशन कि भैया ऑफ सेंटर की डेटा 50% के ऊपर है कि नीचे है कि कितने पास में है, चाहे 25% के पास हो, चाहे 75% के पास हो, चाहे 50% के पास हो, हमको पता चल जाता है, चाहे ओपन एंड हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीमेरिट क्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, चाहे कितना भी हो 25, 50, 75, 100, बीच का मतलब बीच का नहीं है ना। इट इज नॉट केपेबल ऑफ फर्दर, अब इसमें और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फर्दर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते। इट इज नेसेसरी टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, वरना काम हमारा नहीं होगा, अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा तो ये भी काम नहीं करता है। यूजेस क्या है इसका, व्हेन द मीडियन इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी देन इट मे यूज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन की तरह काम कर सकते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इज आल्सो यूजफुल व्हेन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यू, जब बहुत डेटा बिखरा होता है ना तब क्वार्टाइल डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर बताता है, ठीक है, ओके। अब परसेंटाइल रेंज का सीधे फॉर्मूला याद करियो, परसेंटाइल रेंज आपको फॉर्मूला याद करके थ्योरी याद करियो, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन 90th एंड 10th परसेंटाइल इन स्कॉर परसेंटाइल रेंज, 90 को 10 से घटा दो तो भैया परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10, इसका कोफिशिएंट क्या होता है P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, फॉर्मूला ये हो गया। प्रॉपर्टीज देख लो भैया, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सबके ऊपर बेस्ड नहीं होता। इट एक्सक्लूड, ये भैया 10% के नीचे का छोड़ देता है और 90% के ऊपर का छोड़ देता है। इट इज पर्टिकुलर यूज इन दी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ क्वेश्चन, चाहो तो करना, आपकी इच्छा है, करना चाहो कर लो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो भैया बस अब बचा क्या है यहाँ पे, देखो बचा क्या है यहाँ पे, हमने रेंज पढ़ाया, सब कुछ तो पढ़ाया हमने, बस मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बचा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया और क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाया, ठीक है ना। ये तीनों हमने अच्छे से पढ़ा, ये और ये वजह, ठीक है ना। ये हमने बस फॉर्मूला पढ़ के छोड़ दिया, थ्योरी सब देख डाला, बस मीन डेविएशन बचा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन बचा हुआ है, ठीक है ना, ओके। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या है, टाइम बचाना है आपका और सब कुछ करना है यहाँ पे देखना है, ठीक है ना।
तो मीन डेविएशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको अलग से डाल के वीडियो देते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो पाने में। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अलग से देखे ना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।